जी तो डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद अब सब लोग खैरियत से होंगे और दिल लगा कर पढ़ भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स और उसका यूनिट डायनामिक्स यूनिट नंबर 3, उसका यूनिट जो हमारा है यूनिट नंबर 3, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, उसका यूनिट नंबर 3 डियर स्टूडेंट उसको स्टार्ट किया हुआ है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। न्यूटन्स के लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोशंस के बारे में लॉज पेश किए थे। तो वन बाय वन इनके लॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर स्टूडेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो आइदर भी वो डील करता है either be a body at rest, ये डील करता है रेस्ट को, एंड मोशंस। डियर स्टूडेंट, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसी भी बॉडी की या तो रेस्ट पोजीशन को डील करेगा और या उसकी मोशन की पोजीशन को डील करेगा। डियर स्टूडेंट, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन लेट्स और इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। तो डेफिनेशन करने के बाद हम सम एग्जांपल के साथ भी इसको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसी भी बॉडी की रेस्ट पोजीशन को या किसी भी बॉडी की मोशन की पोजीशन को उसको डील करता है, उसको स्टडी करने में हमारी क्या करता है, हेल्प आउट करता है। तो लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और साथ में इसकी सम एग्जांपल। जी तो डियर स्टूडेंट, हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उसको लेते हैं और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, अ बॉडी कंटिन्यूस जारी रखती है इट्स स्टेट ऑफ मोशंस। बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखती है। आर यूनिफॉर्म मोशंस। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो उसको कंटिन्यू करती है कि वो उसी रेस्ट पोजीशन में ही रहे। यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, इन अ स्ट्रेट लाइन्स, एक सीधी लाइन में, प्रोवाइड्स नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, तो वो अपनी स्ट्रेट लाइन हुई को बरकरार रखने की कोशिश करती है। जी सुनिए, यहाँ पे दो बातों का जिक्र हो रहा है कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो उसकी एक विल है कि वो चाहती है कि मैं रेस्ट पोजीशन ही में रहूं। और दूसरा इसमें जो पॉइंट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो बॉडी क्या करेगी, वो उसकी एक ख्वाहिश है कि वो यूनिफॉर्म मोशन ही में अपनी परफॉर्म करती रहे। देखिए, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, कंटिन्यू करना चाहती है अपनी रेस्ट की पोजीशन को। अगर वो मोशन में है तो वो अपनी कंटिन्यू करना चाहती है अपनी यूनिफॉर्म मोशन को इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, प्रोवाइड्स नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर आप उस पर कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करते तो वो बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट ही पोजीशन में रहना चाहती है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती रहेगी। डियर स्टूडेंट, याद रखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इसका सेकेंड नेम है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये डियर स्टूडेंट आपने याद रखना है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये एक एमसीक्यूज है, पेपर में पूछा हुआ था। नेम द सेकंड नेम ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड बी अ न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया की डेफिनेशन भी लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ी थी, तो वो यही थी कि अगर बॉडी एक रेस्ट पोजीशन में है तो इसकी एक विल है कि वो रेस्ट पोजीशन में ही रहे। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो उसकी एक अपनी विल है कि वो यूनिफॉर्म मोशन ही से अपनी मोशन को कंटिन्यू करे। तो वो तब तक करती रहेगी जब तक हम इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी रेस्ट पोजीशन को या उसकी यूनिफॉर्म मोशन को रोकने की कोशिश नहीं करते। तो ये सुनिए, इसकी एग्जांपल्स में चलते हैं। एग्जांपल में देखें, फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास है, एक बुक है, उसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। हम एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं कि हमारा जो बैग है अगर वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो बैग अपनी रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहता है जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। ठीक हो गया। अगर बुक पड़ी है टेबल के ऊपर तो डियर स्टूडेंट ये अपनी इस पोजीशन में ही रहना चाहती है। ये तब तक रहेगी जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के, सपोज अगर ये यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन में है तो जब आप इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको मूव करवाने की कोशिश करते हैं तो तब ये मूव करेगी। लेकिन इसकी एक अपनी ख्वाहिश है कि ये अपनी चाह रही है कि मैं रेस्ट की पोजीशन में ही रहूँ।
लेकिन जब तक आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेंगे तब तक ये बॉडी जो है या बुक जो है टेबल के ऊपर एट अ रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी। सेकंड इसकी एग्जांपल लेते हैं। सपोज डियर स्टूडेंट, हमारी ये जो बॉल है ये मोशन कर रही है, ये इन मोशन है, मोशन इसकी हमारे पास है अलोंग द एक्स एक्सिस। हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये बॉल क्या कर रही है, मोशन कर रही है। यानी कि हम सेकंड पॉइंट इसका है यूनिफॉर्म मोशंस, कि यानी कि अपनी ये मोशन को यूनिफॉर्मली परफॉर्म कर रही है। लेकिन जब जो ही हम इस पे इसको इसकी यूनिफॉर्म मोशन के ऑपोजिट वर्क करते हैं, ऑपोजिट वर्क में कि यानी कि इस पे फोर्स लगाते हैं, जब हम इसके ऑपोजिट फोर्स लगा के इस बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम इसकी जो इसकी ये पोजीशन है या उसकी जो कंडीशंस है उसके ख़िलाफ़ वर्क करते हैं। तो यही तो है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कह रहा है कि अगर बॉडी अगर रेस्ट पोजीशन में है तो इसकी अपनी एक विल है कि वो रेस्ट की पोजीशन में रहे। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसकी एक विल है कि यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहेगी। लेकिन शर्त यह है कि लाइन प्रोवाइड्स नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करेंगे तो वो जिस पोजीशन में रहे है वो उसी पोजीशन में रहेगा। ये फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ी कि बुक अगर टेबल के ऊपर पड़ी है तो वो टेबल के ऊपर ही एट रेस्ट पोजीशन में पड़ी रहेगी जब तक हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं करते। सेकंड हमने पढ़ी कि एक बॉल अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा, अपनी पोजीशन को अपनी वो उस कंडीशन को कंटिन्यू करे, कंटिन्यूस रखेगा। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन ही को कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जो ही हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी है तो वो बॉल की मोशन को क्या कर देगी, रोक देगी। तो ठीक डियर स्टूडेंट, ये हमारा है न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते थे। ये हमारा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, और ये हमारा एज अ एमसीक्यूज न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो भी कॉल्ड द न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को जी। तो डियर स्टूडेंट, जो वेरी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा। पहले हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने पढ़ा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, याद रखना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये आपने याद रखना है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा ये एक एमसीक्यूज है जो पेपर में पूछा हुआ था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड नेम क्या है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। इसको जस्ट आप रटन ही लगाना, इसकी डेफिनेशन को इसके मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हेन आ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक, फोर्स की बात हो रही है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशन। ये क्या प्रोड्यूस करती है, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है, ये देखें, ये मेरे पास क्या है, फोर्स। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स ने एक्ट करना है, इट प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशन। क्या करती है, जब किसी बॉडी पे व्हेन अ फोर्स नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशंस इन अ बॉडी। देखिए इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करवाती है, एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स जिस डायरेक्शन में होगी, अगर सपोज फोर्स अगर लेफ़्ट से राइट है तो इसके अगर ये फोर्स है, ये मेरे पास क्या फोर्स इस बॉडी में लेफ़्ट से राइट मूव कर रही है, तो जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो वो फोर्स इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करवाती है, एक्सेलेरेशन, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। व्हेन अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट प्रोड्यूस द एक्सेलेरेशंस इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगा। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलेरेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोड्यूस टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे उतना ही उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। ये आपने याद रखना। डियर स्टूडेंट, सपोज अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगाई थी 5 न्यूटन की, कितने न्यूटन की, 5 न्यूटन की किसी बॉडी पे फोर्स आपने लगाई है और वो इसके अंदर प्रोड्यूस करवा रही है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन भी 5 मीटर पर सेकेंड ही प्रोड्यूस करवा रही है। ठीक हो गया। मीन्स कि मैग्नीट्यूड क्या होता है डियर स्टूडेंट, याद रखें, यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया था मैग्नीट्यूड का। जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो वो उसकी डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करवाती है, जो कि उसका डायरेक्ट रिलेशन है। मींस कि अगर हमने फोर्स को 5 न्यूटन इंक्रीज़ किया है तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन भी 5 मीटर पर सेकंड ही प्रोड्यूस हुआ है। मींस कि ये 5 मीटर पर सेकंड जो है इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड।
मींस कि मैथमेटिकली जो इसकी एक क्वांटिटी है, जितनी फोर्स को मैंने बढ़ाया है, अगर हम फोर्स 10 कर देंगे तो एक्सेलेरेशन भी यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 10 ही होगा। जितना मैग्नीट्यूड फोर्स का बढ़ाते जाएंगे उतना ही मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, एक्सेलेरेशन का बढ़ता जाएगा। यानी कि इनका क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स का मतलब होता है उलट, इन्वर्स रिलेशन प्रोपोर्शनल टू दी मैस, और मैस के क्या है, वो एक्सेलेरेशन का मैस के क्या है, इन्वर्स रिलेशन। मींस कि अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन बढ़ेगा तो मैस क्या होगा, हमारे पास कम होगा। पे अगर मैस एक्सेलेरेशन को बढ़ाते हैं तो एक्सेलेरेशन मैस क्या होगा, हमारा कम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, सपोज हमारे पास ये एक 5 kg का मैस है और ये मेरे पास क्या है, 3 kg के मैस है। दो मैसेज हैं हमारे पास। डियर स्टूडेंट, चूँकि इस बॉडी का मैस 5 kg है और इस बॉडी का मैस है 3 kg, तो डियर स्टूडेंट इसको मूव करवाना इसको ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, और इस बॉडी को मूव करवाना आसान है क्योंकि इसका वेट क्या है, कम। तो हम कहते हैं कि इस बॉडी को मूव करवाना मुश्किल है, तो हम कहते हैं जब ये मूव नहीं जल्दी करेगा तो हम कह देते हैं, क्योंकि इसका मैस ज़्यादा है तो इसका एक्सेलेरेशन इसके अंदर पे क्या होगा, कम होगा। ठीक हो गया। देखें, अगर इसका मैस ज़्यादा है तो इसके अंदर एक्सेलेरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें, अगर इसका मैस कम है, इसका मैस अगर कम है तो इसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़्यादा। ठीक हो। जो बॉडी लाइट होती है उसको मूव करवाना, उसको धक्का लगाना थोड़ा सा आसान होता है। जो बॉडी हैवी होती है उसको मूव करवाना और इसको धक्का लगाना भी क्या होता है, आसान होता है। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि लाइट बॉडी को मूव करवाना, उसके लिए उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करवाना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू दी हैवी बॉडी। जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल ले हम एक कार की और एक ट्रक की, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, ट्रक है, उसका मैस चूँकि ज़्यादा है तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करवाना, उसको मूव करवाना मुश्किल है। और अगर हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कार की, तो कार का मैस चूँकि कम है, उसको धक्का लगाना, उसको मूव करवाना हमारे लिए आसान है। हम कहते हैं कि अगर उसका मैस कम है तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन हम ईज़िली प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक होगा। इस वजह से यहाँ पे देखें, एक्सेलेरेशन का मैस के साथ क्या है, इन्वर्स है। कोई हैवी बॉडी होगी तो वो उतना ही एक्सेलेरेशन उसके अंदर कम होगा, अगर लाइट बॉडी होगी तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मींस के एक्सेलेरेशन का फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ भी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक चीज़ कम होती है दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जी, तो डियर स्टूडेंट, हमने अभी एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन के, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और उसको मैथमेटिकली थोड़ा सा समझने की कोशिश की। अब इसकी जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस है उसको समझ लेते हैं। क्या हमने पढ़ा था, एक्सेलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मींस कि अगर एक्सेलेरेशन बढ़ता है, फोर्स बढ़ती है तो एक्सेलेरेशन भी बढ़ता है, एंड एक्सेलेरेशन इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द मैस। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट, देखें, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, राइट साइड भी दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एफ एक्सेलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ओवर एम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास है, ये जो है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल्स। तो डियर स्टूडेंट, प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल्स को इक्वालिटी के सिंबल में चेंज करते हैं, तो हम यूज़ कर देते हैं यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू एक्सेलेरेशन इज़ इक्वल टू के एफ ओवर एम। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो के है, के एक कांस्टेंट है। के हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद रखना। के इज़ कांस्टेंट, ये इसकी एक फ़िक्स वैल्यू है। मींस के हमारे पास क्या है, 1। के एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, 1। तो जस्ट स्टूडेंट, हम के की जगह पे 1 लगा देंगे तो हमारे पास चीज़ ये बचेगी, ए इज़ इक्वल टू एफ ओवर एम। ठीक हो गया। तो हम इसको मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ इज़ इक्वल टू ए। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला आया है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये आपने याद रखना। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसका यूनिट निकालना भी बहुत आसान है। देखें, फोर्स बराबर होती है एम ए, यानी कि मैस का यूनिट क्या होता है, जिसमें मैस का यूनिट होता है, देखें, मैस इज़ इक्वल टू के जी, और एक्सेलेरेशन का यूनिट हम पढ़ के हैं, एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है मेरे पास है न्यूटन सेकंड लॉ का यूनिट, कि न्यूटन सेकंड लॉ का यूनिट किसके बराबर होता है, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर मज़ीद इसको देखें तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट डियर स्टूडेंट होता है एन, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये आपने याद रखना है। और ये किसके बराबर हो गया, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये एक एमसीक्यूज भी पेपर में पूछा हुआ था कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ का ये थोड़ी सी डेरिवेशन है, ये पेपर में हमने लिखनी है। पेपर में अगर ये लॉन्ग में आता है तो पहले हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, बाद में इसकी ये डेरिवेशन सारी यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट करना है। तो ये एक पेपर में एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ था कि 1 न्यूटन किसके बराबर है, 1 न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये न्यूटन सेकंड लॉ का हमारे पास क्या था, फार्मूला था। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है और ये न्यूटन सेकंड लॉ का हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो डियर स्टूडेंट ये सारी हमारी कैलकुलेशन थी, पहले हमने उसकी डेफिनेशन रीड कर लिया, अब कैलकुलेशन है वो भी हमने सारी कर ली है। तो मज़ीद इसमें से कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो डियर स्टूडेंट आपने हमें इस कमेंट्स बॉक्स में हम इस टॉपिक के बारे में ज़रूर बताना है, ताकि हम आपको इसके बारे में मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।